So let's start quickly, okay? So last time we were discussing alkynes, and alkynes are about to get over, right? And we will be starting with the S block quickly, okay? Just a few more reactions of alkynes. So this is the addition of water will lead to Markovnikov addition will lead to the formation of aldehyde or a ketone, okay? This is clear. Any doubt? इसमें कोई डाउट है पहले वाले में? एल्कीन पे वाटर ऐड करते वी विल गेट एन अल्कोहल, ओके? और एल्काइन पे इफ वी ऐड वाटर तो अपन को मिलेगा, एल्काइन पे वाटर ऐड करते हैं तो इनॉल मिलता है। पहले तो इनॉल फॉर्म मिलता है, ओके या, और जो अपना इनॉल फॉर्म है, राइट, दैट इनॉल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, ओके? बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है, कार्बन पे आता है और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर आप एल्काइन को किसी आयरन की रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज 3 मोल्स जो होंगे, ठीक है, आपके वो साइक्लाइज हो जाएंगे, साइक्लिक मैनर में दे विल जॉइन टू वन अनदर एंड दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ बेंजीन। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज, तो अपन ने एडिशन रिएक्शन देख लिया, एडिशन ऑफ वाटर देख लिया, और अपन ने ये देखा एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ X2, X2 का एडिशन ट्रांस होता है, ठीक है? टर्मिनल एल्काइन में हाइड्रोजन, जो किनारे वाला हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन में वो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, बिकॉज कॉर्नर पे हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, तो इस हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को वी कैन टेक इट आउट, ओके, एंड वी कैन रिएक्ट विद मेटल, दे कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्लियर? ऑक्सीडेशन बचा है अपना। ऑक्सीडेशन के अंदर व्हाट यू कैन डू इज, इसके अंदर इफ यू टेक ओजोन तो क्या होगा? ओजोन अगर अपन लेते हैं तो ओजोन से अपन ने एल्कीन्स पे भी देखा था, अगर आपको याद हो तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर भी अपन को देखना है कि ओजोन अगर आप लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड जो है it will break into fragments, okay, and that is called ozonolysis। और यहाँ पर ओजोनोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? आपको यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है? यहाँ अगर आप हॉट KMnO4 लेते हो तो KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग है and it will break the triple bond into 2, right? इसमें अब ऐसा है कि अगर आपके पास इफ यू हैव 1 ब्यूटाइन तो यहां से आप तोड़ोगे, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट लेकर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो इसके टुकड़े कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है? या और आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, राइट? अगर आप ये 1 ब्यूटाइन लेते हो तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन ले लिया आपने,
या फिर आपने KMnO4 एसिड और हीट ले लिया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा है, हल्का सा फर्क मैं बताना चाहूंगा आपको, कि ये जो हिस्सा है अलविया, ये तो 3 कार्बन का एसिड है ना, CH3CH2 COOH, राइट। अब मेरे को टेंशन जो है वो इस बात की है कि ये वाला जो कार्बन है, जो राइट हैंड साइड पे जो सिंगल कार्बन एटम है, वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, है ना, ये देखना है अपन को, राइट। तो वो जो राइट हैंड वाला जो कार्बन है आपका, वो सिंगल कार्बन एटम है। तो अगर आप उसको उसका एसिड बनाते हो, हाँ गुड इवनिंग बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनता है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जस्ट स्टार्ट ही किया अंशिका, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल्स देख रहे हैं, ओजोन लेसिस से कर सकते हो आप, या KMnO4H+ हीट लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिला प्रोपेनोइक एसिड, राइट, और एक कार्बन का एसिड मिला यहाँ पर, राइट हैंड वाला पोर्शन जो कार्बन है वो एक कार्बन का एसिड, तो वो है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, ये H जो है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड अपन जानते हैं कि ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से ब्रेक होके, एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक कार्बन का जो एसिड है, ये पूरा ऑक्सीडाइज होते 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 पूरा CO2 बन जाता है। आप इसको CO2+ वाटर लिख सकते हो, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्या होता है, अपने से CO2 स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है ना। एक्चुअल में अपन को मिस नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूरी एल्काइन का एक कार्बन वाला हिस्सा रहा होगा और अपन को कार्बन के गलत एस्टिमेशन आ जाता है, समझ गए। तो ये CO2 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। अंशिका, एस ब्लॉक के बारे में क्या क्या जानते हो, जल्दी से बताओ। अलविया, एस ब्लॉक के बारे में कितना जानते हो, थोड़ा बहुत। सर लाइक जो स्टार्टिंग के ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 और 2 वो एस ब्लॉक होते हैं। हाँ वेरी गुड। जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं स्पेशली। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, बिल्कुल बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिस इज एस ब्लॉक। Extreme left hand side of the periodic table consists of 2 columns, और 2 columns के अंदर आएंगे आपके ग्रुप 1 है ना, और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जाना जाता है एल्कली मेटल्स के नाम से, राइट, और ग्रुप 2 जाना जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से, ठीक है। ये अपना एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक होता है, और इधर अपना पी ब्लॉक है। हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं अपन, बट हाइड्रोजन इज ट्रीटेड सेपरेटली, है ना, या फिर कई पीरियोडिक टेबल में उसको बिल्कुल ही अलग रखा जाता है। रखते कई बार वो ग्रुप 1 के ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। तो ये दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। हाइड्रोजन जो होगा उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं एस ब्लॉक के अंदर, समझ में आ गया। अब एस ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
So it is consist of group 1 and group 2 element from second period, first period वाला तो हाइड्रोजन है, सेकेंड से 7th पीरियड तक, है ना, समझ गए। तो एल्कली मेटल्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और इसमें दो ही आपके कॉलम्स क्यों हैं, दो ही ग्रुप्स क्यों हैं, क्या बता सकते हो अंशिका, अलविया? नोबल गैस, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से पहले पढ़ने वाली नोबल गैस, प्रीसीडिंग नोबल गैस कहते हैं इसको। और NS1 या 2, है ना। s ऑर्बिटल के अंदर, s ब्लॉक के अंदर वो वाले एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा हो, है ना, ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल की s सब शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो उस एलिमेंट को अपन s ब्लॉक के अंदर रखते हैं, ठीक है, क्लियर। और s ब्लॉक के अंदर केवल दो, देर आर ओनली 2 ग्रुप्स, why? Because s subshell, s orbital can hold only 2 electrons, either it can have 1 or it can have 2 electron of opposite spin, ठीक है। इसलिए अगर जिसमें एल्कली मेटल्स अगर आप देखते हो तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नोबल गैस, प्रीसीडिंग नोबल गैस NS1 वैलेंस शेल है n, है ना। सेकंड पीरियड में ये वैलेंस शेल सेकंड शेल होगी, थर्ड पीरियड में ये थर्ड शेल होगी, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल होगी। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबल गैस NS2, राइट, इज इट क्लियर? तो इसमें अपने पास कौन कौन से आ जाते हैं, लिथियम आ जाता है एल्कली मेटल्स के अंदर। वी कैन गो विद एल्कली मेटल्स फर्स्ट, व्हिच इज ऑफ which are belonging to group 1, potassium, rubidium, cesium, francium. Okay, this francium is most of the time neglected. Why? Because it is radioactive. Okay, radioactive है, it is not very stable, और इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है ना। इसकी लाइफ होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब whatever the quantity which you take will change to half, okay, आधा रह जाएगा in 21 minutes, मतलब 21 मिनट्स में आधा खत्म हो जाएगा, इतना अनस्टेबल है ये, रेडियो एक्टिव है ये, ओके, इज इट क्लियर? विद अ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को ऐसे लिखते हैं T half, of 21 minutes, means in 21 minutes it will reduce to half of its original value, it will break, okay। so ये alkali metals है आपके, लिथियम, सोडियम, ये एटॉमिक नंबर है इनके, सभी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पीरियड का है ये, थर्ड पीरियड, दिस इज द फोर्थ पीरियड 19 एलिमेंट, एंड फिफ्थ पीरियड इज रुबिडियम 37th, 55th element is 6th period element cesium, and the 7th period element is 87th element francium, right? So most of our discussion of the compounds will move around lithium to cesium, from lithium to cesium. It is because lithium से cesium तक ही ये आपके कंपाउंड स्टेबल है, फ्रांसियम को अपन ज्यादा बात नहीं करते, इट इज रेडियो एक्टिव, है ना, इट इज अनस्टेबल, इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज दीज एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, क्यों? और रिएक्टिव होने के कारण ये अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलेंगे, अंशिका जरा बताओ, अलविया? नेवर,
never exist in free state. इसको नेटिव स्टेट भी कहते हैं और अनकम्बाइंड फॉर्म। क्योंकि इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये कभी ऐसा आइसोलेटेड फॉर्म में आपको मिल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दे विल रिएक्ट, राइट, and they will react, so you can't have them in the isolated manner, right? और दे तो किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। नेवर एग्जिस्ट, है ना, नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड फॉर्म। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ alkali metal exist halides, oxides, silicates। अर्थ के अंदर जो ऑक्साइड्स, हेलाइड मिलते हैं, हेलाइड से आप लोग बहुत फेमिलियर हैं। एल्कली मेटल के किस हेलाइड से आप लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं? अंशिका बताओ। अलविया? जरा बताओ, with which halide you are most familiar with, जो अपनी अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सभी जानते हैं अपन। सर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड भी मिलता है। हेलाइड कौन सा सबसे फेमस है जो अपन खाने में इस्तेमाल करते हैं रोज? सर क्लोराइड। हाँ, क्लोराइड, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे NaCl, ठीक है, ऑक्साइड्स मिलते हैं इनके। नाइट्रेट्स मिलते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, है ना, इसको चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, या पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्ट पीटर कहलाता है। ठीक है, क्लियर। फिर आती है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज अपन को थोड़ी डिस्कस करनी है ना, और उनको रिलेट करना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है इन प्रॉपर्टीज के लिए। तो सबसे पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज अपने पास है। इसके अंदर आपका आएगा एक तो साइज, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एल्कली मेटल का साइज, क्योंकि वैलेंस शेल बढ़ती आ रही है ना, और एज यू आर मूविंग डाउन एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, so size is going to increase as we move down. So lithium, sodium, potassium, rubidium, and then you have cesium, right? So size is increasing as we are moving down the group. Valence shell is also increasing with the period. Lithium you have second valence shell, sodium you have third valence shell, okay? ये atomic radius है, और ये metallic radius है इनका, ये भी ध्यान रखना है अपन को। मेटालिक रेडियस का मतलब है मेटल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक सॉलिड के तौर पे दे विल एग्जिस्ट, तो ये मेटालिक रेडियस है ना। सोडियम का ब्लॉक लोगे मेटल का, और उसमें दो सोडियम एटम के बीच की दूरी जो नियरेस्ट सोडियम एटम की दूरी का आते हैं, हाफ इज द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम, है ना। अब इसमें आयनिक रेडियस भी होता है, आयनिक रेडियस बिकॉज they have one electron in the valence shell and they can lose that electron very easily. So ionic radius also is going to follow the same trend, and as you move down, the ionic radius is going to increase, okay?
अलग अलग एलिमेंट्स का कंपेयर करोगे, बट व्हाट कैन यू से अबाउट द साइज ऑफ द Na एंड Na+, ये बताओ अंशिका। अलविया बताओ तुम भी जल्दी से कि यहाँ पर व्हाट कैन यू कंपेयर, हाउ कैन यू कंपेयर द साइज ऑफ Na एंड Na+, व्हिच वन इज लार्जर? बताओ। बहुत आसान है, सोचो जल्दी से। यस, कम ऑन। हाउ कैन यू कंपेयर द साइज ऑफ Na एंड Na+? तो Na will be larger than Na+. बड़ा सिंपल है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। Na से पहले वाला नोबल गैस, निकल जाएगी। Na से पहले वाला नोबल गैस है नियॉन, ठीक है, और थर्ड शेल है 3s1, ठीक है। और यहाँ पे तो आपके इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए, नियॉन ही है, होल 3s0. So this complete outer shell has been removed, because outer shell was having only that one electron and we have removed that one single electron. So that outer shell has been removed. Okay, only you are left with the noble gas core. So definitely its size is going to be smaller. और क्या हो सकता है इसमें, है ना। एक और बात है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, प्रोटॉन डोंट कम आउट व्हेन यू मेक आयंस, ओके। They you have same number of protons, 11 proton in both the cases, but here you have less number of electrons, so they will feel more attraction, okay. So effective nuclear charge increases. Nuclear charge increases and that results in the reduction of size, right? Because you have less number of electron, less repulsion will be there. अब नेक्स्ट ट्रेंड आता है आयनाइजेशन एनर्जी का। सबसे पहले एक क्विक डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की, और वो ये है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन, और फ्रॉम एन आइसोलेटेड मेटल एटम और आयन, आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, राइट। तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1, ओके। और इसी तरह से इफ यू वांट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज IE2 या डेल्टा H IE कह सकते हैं अपन। This is the second electron and it will lead to the creation of a dipositive ion. So IE सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होगी फर्स्ट से, क्यों? अलविया बताओ। हाँ, the second electron is removed from noble gas core. अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है तो यू हैव रिमूव, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत इजी है ना। सो दे आर वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, एज कंपेयर टू अदर मेटल्स देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। क्यों? हाँ अलविया बताओ।
आई नहीं आपकी आवाज, कोई बात नहीं। As compared to other metals, alkali metals have they have the biggest size in their respective period। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप पहले एलिमेंट एल्किली मेटल से स्टार्ट करते हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर बाकी के एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सेकंड शेल। जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेकंड शेल, ठीक है, और उनको अट्रैक्शन शेल सेम रहता है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो एल्किली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ओके। और जिसके कारण जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दैट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, दैट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली। So that is why alkali metals have low ionization energies. So as compared to other alkali metal, they are the biggest size in their respective period. Outermost single electron can be removed very easily by giving a very less amount of energy, ठीक है। तो इस कारण से इजीली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करोगे ना तो दैट इज वेरी हाई, वेरी लार्ज। क्यों? दिस इज वेरी लार्ज। अंशिका बताओ क्यों बहुत लार्ज है ये? अलविया आप हेल्प करो अंशिका की जल्दी से। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज बिकॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप हटा रहे हो तो एनी, ये अंदर वाले को तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ नियॉन करके, है ना, 3s1। तो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आउटर शेल से हटा रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हट जाएगा। लेकिन अगर आप सर इसलिए क्योंकि जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, और उसका साइज भी छोटा हो जाएगा जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला था, so that is why more energy will be required। हाँ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव फ्रॉम द आउटर 3s शेल और द सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिमूव फ्रॉम द 2p inner shell। yes exactly, it is closer to the nucleus, is require more energy, very good। और यहाँ पे एक और बात है कि it is removed from the noble gas core, okay। actually if you are removing that second electron you are disturbing that complete noble gas electronic configuration, क्योंकि बचा क्या आपके पास, अगर if you have removed one electron तो you have left with 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 which is neon, okay। so you are removing that electron from this outermost p subshell, और जो कि complete है। और complete we know, अपन ने पढ़ा था कि जो completely filled shells होते हैं they are very stable, okay। so that is very stable and the electron is removed from inner shell which requires more energy, it is complete, so that also will require more energy if you want to remove that extra electron from out from the 2p subshell, okay, that is shorter, that is smaller, okay, closer to the nucleus, it requires, and Na is already having +1 charge, and if you want to remove that electron, okay, it requires much more energy। तो इन सब बातों से जब इलेक्ट्रॉन हटाते हटाते अगर आप बाहर की शेल पूरी हट जाती है और अंदर वाली शेल पे जाते हो तो एब्रप्टली यू सी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे अपन को क्या पता पड़ता है, these alkali metals will not form dipositive cations। अपने लिए क्या यूजफुल है, how we can use it, तो alkali metals are not going to form dipositive cation, they are not going to form Na2+, right, they are going to form only Na+,
K plus, Rb plus, lithium plus. Okay, they are not. You can't have lithium plus 2. You can't have cesium plus 2. Okay. अच्छा, ये आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसको अपन यूज में कहाँ पे लेंगे? कुछ इसका आइडिया कहाँ पे यूज में आएगा? ये दो जगह अपन यूज में लेते हैं। एक तो है तुम्हारा फोटोवोल्टिक सेल। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का इनमें ट्रेंड क्या है? ये तो चलो फर्स्ट और सेकंड हो गई, ठीक है। अगर इसमें भी देखोगे तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सबसे मुश्किल किसका इलेक्ट्रॉन हटाना है? सबसे इजी किसका है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है IE1 का, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। द आउटर इलेक्ट्रॉन becomes farther and farther from the nucleus, and it become more and more easy to remove it. Okay, so down the group ionization enthalpy decreases. Okay, अब इससे अपन एक बात ये देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कौन बता रहा है मेरे को, जल्दी से बताओ। सर कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, या सो और इसको अपन फोटो वोल्टिक सेल में भी इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल में। ओके, वी यूज दिस। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल when it is irradiated with a light of certain minimum frequency. So these electron come out. Okay, and where do we use them? Okay, अपन इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? What do we do with them? We use such metals in photovoltaic cell, creation of solar cell. Okay, solar cell में how electricity is produced? When the sunlight hit the solar cell, that produces voltage or current. ठीक है, तो same is the case here also, right? So these metals are used, okay, और more specifically cesium। यह भी क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए। अच्छा, सीजियम में क्यों इतने सारे एलिमेंट में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये भी शो करता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। सीजियम में क्यों लिया फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए? क्या रीजन हो सकता है? अंशिका जल्दी बताओ। बिकॉज जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी डिसोसिएट जाता है, बिकॉज उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होती है। Because as you are moving down, the size is increasing, and it is becoming easier and easier to remove the electron, outer electron. And for cesium, it can come out very easily. So that's why the cesium is used to make photovoltaic cell. तो अभी क्वेश्चन आया था, उसमें 3-4 एलिमेंट लिखे हुए थे, सोडियम, रुबिडियम है ना, लिथियम, cesium. So number of total number, integer type problem, total number of element which are used in is or are used in photovoltaic cell. So there was only one element, ठीक है, cesium, which is the best, right? It is used in photovoltaic cell. तो एक तो अपना ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। एक और एप्लीकेशन होता है, इसको अपन कहते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या होता है फ्लेम टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ, कुछ सुना हो आपने? yes. तो what you do, you take a platinum wire, है ना, और आप इसमें कुछ क्लोराइड सॉल्ट लेते हो, है ना, मेटल क्लोराइड सॉल्ट, एल्कली मेटल का क्लोराइड
AM alkali metal क्लोराइड सॉल्ट लेते हो, जैसे NaCl ले लिया आपने, राइट, एंड यू पुट सम HCl आल्सो टू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट, है ना, और उसको तुम फ्लेम में एक्सपोज करोगे, ठीक है, फ्लेम में, बंसन फ्लेम में उसको रखोगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, बताओ तो जरा, यू विल ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर ऑफ द फ्लेम, और इसको अपन फ्लेम टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हर ईच, और ये ईच मेटल give a characteristic, impart a characteristic color to the flame. Each metal और ये जो कलर है, why it happens, it is because of the low ionization energy. तो जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो these electrons will get excited, okay, they will get excited after gaining energy from the flame, and they will fall back, और जब वो फॉल करेंगे तो वापस से वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और विच इज विजिबल टू अस एज कलर्स, ओके। तो यहाँ पर जो लिथियम है, ये कार्माइन रेड, कार्माइन रेड डीप रेड कलर होता है, कलर इंपार्ट करता है फ्लेम को। तो लिथियम सॉल्ट अगर आप लोगे, है ना, और इफ यू पुट इट इन अ फ्लेम, यू विल ऑब्जर्व दिस कलर, रेड कलर। सोडियम विल गिव गोल्डन येलो कलर, potassium is going to give violet, ठीक है, और रुबिडियम रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट कलर शो करेगा, सीजियम ब्लू कलर, ओके, समझ में आ गया। तो ये कलर आपको याद रखने हैं, और इफ यू, बिकॉज आप खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, you yourself can't predict the colors, you have to, because each metal has a different size, different energy is required to excite that electron, okay, so actually you can't predict the color yourself, right। तो कलर आपको याद रखने हैं, फ्लेम टेस्ट के कलर्स हैं एल्कली मेटल सॉल्ट्स के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ब्लू कलर देता है। इसमें जैसे रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और ब्लू वाले की वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं, किसके डायरेक्ट एप्लीकेशन है, एंड व्हाई दे आर एग्जिबिटिंग कलर, बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन कैन गेट एक्साइटेड वेरी इजीली, and when it fall back, the color which they release, the energy which they release appear, it falls in the visible region, okay, and that's why you are able to see the color, okay. So this is the basic thing. The next thing is okay, hardness and melting point, right। हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी अपन कुछ कह तो सकते हैं यहाँ पर। कैन यू प्रिडिक्ट हार्डनेस, एक्चुअली जनरली दीज एल्कली लिथियम जो होता है, लिथियम थोड़ा हार्ड होगा, हार्ड, ठीक है, और it is having the high melting point as compared to other, but not as high as the melting point of other metals, and lithium is hard as compared to other alkali metals।
Why? Because the lithium is smaller in size. अब smaller size होगा तो there will be more attraction. ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो मेटल का जो ब्लॉक होगा दैट विल बी हार्ड. ओके, तो लिथियम जो है दैट इज एक्चुअली हार्ड, राइट, एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल विच आर सॉफ्ट इन नेचर. ओके, दूसरे एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ओके, सो एंड इट इज हार्ड. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? What is the order of the melting point of these alkali metal? लिथियम का ज्यादा होगा, सोडियम, पोटेशियम, ओके, रुबिडियम और सीजियम. सीजियम melting point is very low. It can melt in your hand also. करीब 28.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बड़ा साइज, वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग और सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती आती है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, lithium is bit harder, it is having high melting point. Cesium is having the lowest melting point, it can melt in your hand. In summer days it can exist as liquid. ठीक है, sorry, it is because of its large size. अगर large size है तो जो atom है they will not be able to attract one another and it will melt away very easily. ठीक है, जो smaller lithium है हार्ड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा. डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी नीचे जाने पे पड़ेगा, है ना, ये सभी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में एक एक्सेप्शन है, ये वाला. सोडियम इज मोर डेंस देन पोटेशियम. ओके, पोटेशियम इज बिट लार्जर इन साइज, तो साइज ज्यादा बढ़ जाता है, साइज का में देयर द इंक्रीजेस मोर, so that's why the potassium is having the low density. Okay, आपका 3D आ जाता है यहाँ पर. क्लियर? इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर increase in size is more, due to which the density of potassium is lower. ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी देख लिया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया. ठीक है, इसके बाद जो आता है दैट इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एनर्जी अलविया व्हाट इट इज, अंशिका बताओ. What do you mean by hydration enthalpy or energy? Yeah, tell me. Yes. Hydration enthalpy, actually, suppose if you put lithium ion which is in gas phase में क्या होगा, या isolated रहेगा, अलग थलग रहेगा. If you put it in water, ठीक है, तो what will happen? In water actually you will write it as lithium plus aqueous. Okay, वाटर में डिसॉल्व रहेगा तो एक्वस लिख दो. ठीक है, अब एक्वस लिख दोगे तो एक्चुअल में होता कैसे है, और यहाँ पे इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी. इज लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दिस इज नेगेटिव. हीट रिलीज होती है हाइड्रेशन से, वाटर से. वो हीट क्यों रिलीज होती है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. दिस इज लिथियम. ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. वाटर मॉलिक्यूल्स को क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पे प्लस है. ठीक है,
और ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे अटैच हो जाते हैं and this releases, so in water it doesn't remain alone, it is surrounded by water molecule, layer of water molecule, and it releases lot of energy, right? And this energy is known as hydration energy. समझ आया कि नहीं आया? अलविया, अंशिका, बच्चों बताओ जल्दी से, tell me quickly, is it clear what is this hydration and what is this hydration energy? Okay, so a lot of layer form around the lithium ion in water. Okay, so this is known as hydration. और किस हद तक, किस up to what extent the hydration has occurred? So that is extent of hydration. Extent of hydration is directly proportional to the charge. Of the cation. ठीक है, चार्ज जितना इंक्रीज होगा उतना there will be attraction of what that will attract more water molecules towards itself. दूसरा इसका size, it is inversely proportional to size. तो size को मैं 1 करके लिख रहा हूँ, क्योंकि size if it is increasing, okay, the water molecule will feel less attractive force towards the ion. समझ में आ गया? अलविया, अंशिका, बच्चों जल्दी बताओ. So extent of hydration is proportional to charge of the cation. It is inversely proportional to the size. ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम में they have all +1 charges, but who is hydrated by the maximum extent? Who is hydrated maximum? They all have +1 charge, but they will all not attract the water molecules equally. जो water molecules को सबसे ज्यादा attract करेगा, that will be maximum hydrated. Okay? और जो सबसे कम करेगा, वो सबसे least hydrated होगा. तो कौन सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, ये आपको देखना है. वो वाटर मॉलिक्यूल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वो करेगा जो सबसे छोटा है. चार्ज तो सब पे सेम है, तो लिथियम इज गोइंग टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ. इट विल बी मैक्सिमम हाइड्रेटेड, और सबसे ज्यादा लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे लिथियम के अराउंड, राइट? तो रेडियस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रेटेड आयन, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, इट इज मैक्सिमम फॉर लिथियम. लिथियम गैस, गैस फेज में रेडियस तो रिवर्स है, सीजियम इज द बिगेस्ट वन, बट इन वाटर लिथियम इज द बिगेस्ट वन. ओके, अंशिका समझ में आ गया है? यस सर. वाटर में अलग चीज होती है, गैस फेज में तो वो अकेला रहता है, सिंगल आयन. वाटर में इट इज नॉट अ सिंगल आयन, it is actually surrounded by water molecule, and the smaller the ion, the more charge it is having, the more number of water layer will form around it. Okay, so maximum hydration आपका लिथियम का होगा, सीजियम का लीस्ट हाइड्रेशन होगा, सबसे बड़ा साइज भी लिथियम का होगा. ठीक है, अब आता है आयनिक मोबिलिटी. आयनिक मोबिलिटी में क्या आएगा? हाउ द आयंस कैन मूव क्विकली इन वाटर. ठीक है,
what you do is you apply electrical voltage, okay, plus or minus, दो electrode लगाते हो आप, so this lithium plus ion is there, okay, and cesium ion is there. These are cations, and okay, these are cations, and they will start moving toward cathode. So who will move fastest? Which ion will move fastest? Okay, lithium itself was shorter, but in water it became larger. Why? Because of the deposition of layer of water, because of hydration. So ये बड़ा धीरे धीरे मूव करेगा, और सीजियम जो है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, तो जल्दी से बहुत फास्ट मूव करेगा. तो आयनिक मोबिलिटी is inversely proportional to the extent of hydration. The more hydrated an ion is, the more bigger it will be. Okay, and अगर वो bigger होगा तो it will face, वो उसको move करने में problem आएगा, है ना, because of the bigger size it will collide more with other water molecules. Okay, so ionic mobility is lithium is least. ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल, और याद करने की जरूरत नहीं है, no need to remember it, you can think on your own, right? समझ आ गया, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, then you can think on your own, right? Ionic mobility, और ions अगर if they are moving faster, that solution will become more conducting. तो electrical conductivity, will also be in the same direction, move in the same direction. ठीक है, clear? So this is very very important, very very important. ठीक है, अब why we are talking about this hydration? All of a sudden we started talking about the hydration of ions. Okay, ठीक है, और hydration of ions, lithium is maximum hydrated, it is having the maximum size in water, but in gas phase it was the smallest one. Okay, and because of its largest size in water, it can move very slowly. Okay, its electrical conductivity also going to be very less, right? So now the question is why we are discussing this. Okay, the first thing is there question, you can expect a question directly on this, right, on these orders, and indirectly this has used. ठीक है, जहां पे भी aqueous medium में reaction होगा, वहां पे you are going to use this hydration energy वाला concept, right? So अब मैं next चीज discuss करने जा रहा हूँ. Okay, reducing nature. Reducing character. तो एक general statement which I would like to say is alkali metals are very good reducing agent. Because of the low ionization energies, they can lose their electron very easily. Okay, this is one thing. Okay, they can donate their electron very easily. They can lose their electron, and that's why they are good reducing agent. Electron देने वाला reducing agent होता है, ठीक है? अब इसमें reducing character का order क्या है? What is the order? What is the order of reducing nature, right? So we were thinking that lithium का ionization energy सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा साइज है, तो वो सबसे कम reducing होगा, फिर सोडियम होगा, cesium should give its electron most easily. This is true up to some extent. Actually
सबसे आसानी से लिथियम दे देता है। ये थोड़ा अपन को सरप्राइजिंग लगता है। और तो और lithium is the strongest reducing agent. Among all elements, lithium is the strongest reducing agent. और lithium अपना electron is, और that's why we use lithium in lithium ion batteries. Okay, पता है अपन को? इसको वोल्टेज से नापते हैं. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम. ओके, 3.04 वोल्ट ये मैक्सिमम है ना. लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अब हाउ कम इट कैन बिकम अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इफ इट इज हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन. लिथियम वाज स्मॉलेस्ट और उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. अपन ने देखा है इनके अंदर. अगर ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो उसने सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गया, ये अपन को देखना है. और उसका रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना. तो लिथियम जो होगा तुम्हारा, पहले तुम लिथियम को कैटायन बना दो और दिस रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम. ठीक है. तो यहाँ पे एक्वस मीडियम में जो लिथियम है वो उसकी एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज होती है. और वो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वाटर से लिथियम आयन बनने के कारण, जो वाटर से वो लेयर्स फॉर्म हो रही हैं जैसा कि मैंने इधर दिखाया था, दैट इज हेल्पिंग द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम. ठीक है. तो यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉन काफी इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. ठीक है. एंड दैट इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड, डेल्टा एच हाइड्रेशन. released energy के लिए we put negative sign, and that is sufficient enough to fulfill the requirements of all these energies. यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. यहाँ पे आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे एनर्जी जो चाहिए वो अपने आप हो जाती है. कैसे? हाउ कम इट कैन बी कंपेंसेटेड? क्योंकि ये एक्वस मीडियम में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना. ठीक है. बिकॉज जो हाइड्रेशन होगा उससे एनर्जी रिलीज होगी और उससे बाकी सब एनर्जीज इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आ गया सबके? इज इट क्लियर? रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा लिथियम का. समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ मेरे को. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट क्विकली टेल मी. ठीक है. अच्छा, लिथियम सॉल्ट जो होते हैं हाइड्रेटेड रहते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. यहाँ पे एक और असर देखने को मिलता है. तो एलआई सॉल्ट्स ऐसे हाइड्रेटेड, वो वाटर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है. और हाइड्रेटेड बन जाएंगे. यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा. जो उसका आयनिक कंपाउंड है ना, क्रिस्टल, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन. ओके. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड. ओके. यहाँ पे 2 वाटर आ गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. समझ आ गया? तो अब ये तो जनरल ट्रेंड हो गए.
इसके बाद आता है एक एक करके अपन देख लेते हैं रिएक्शन। तो जैसे रिएक्शन विद वाटर, अपन ने अभी देखा ही था कि these are strong reducing agents and they can give their electron very easily, and if you put them in water they can react with water also. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, they can react with water. lithium का reaction gentle होगा, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन react vigorously with water. रुबिडियम सीजियम एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, मतलब इट विल ऑल ऑफ अ सडन इट विल एक्सप्लोड, ठीक है। लिथियम का रिएक्शन बहुत धीरे धीरे थोड़ा जेंटली होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम विगरस होते हैं इसका, बिकॉज of its high melting point. मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको, छोटा एटम है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जो हाइड्रेशन से हीट काफी सारी निकलती है, ये भी अपन ने भी देखा, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम की थी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी वाज मैक्सिमम फॉर लिथियम, बट द हीट, मोर heat is liberated with the hydration in reaction with water, but that heat actually is used to melt the lithium. लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है ना, छोटे साइज के कारण, तो बैलेंस हो जाता है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, एंड एक्चुअली दैट मोर एनर्जी इज यूज्ड to break the lithium. So that's why the reaction doesn't go out of control, right? Gentle reaction होगा। ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है हाइड्रेशन से, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है मेल्टिंग के लिए, ठीक है। हाँ, सोडियम पोटेशियम विगरसली रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम को अगर आप ऐसे वाटर में डाल दोगे, ठीक है, तो वो ऐसे मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होके ऐसे फ्लोट करेंगे इसके ऊपर, है ना, और जल्दी जल्दी रिएक्शन होने लगेगा। अब रिएक्शन होता क्या है ना, ये अपन जरा देख लें। तो रिएक्शन जो होगा मेटल प्लस वाटर, ठीक है, ये विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड MOH, M प्लस और OH माइनस, ठीक है, और हाइड्रोजन लिबरेट होने लग जाती है, H2 गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ओके। दिस हाइड्रोजन गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट में कैच फायर, ओके, और इट में एक्सप्लोड अगर ज्यादा हाइड्रोजन निकलती है तो दैट्स व्हाई द रुबिडियम और सीजियम में एक्सप्लोजन हो जाता है, इट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। मेटल जो होगा, how this reaction occurs, actually metal will lose electron, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वाटर का H प्लस ले लेगा। H2O को आप ऐसे सोचो, H प्लस और OH माइनस, who will take this electron? H प्लस, और H प्लस बन गया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बन गया H2, और H2 गैस आपकी निकल जाएगी, और ये जो मेटल और OH माइनस है ये आपका बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड MOH, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो एल्कली आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ इनका एल्कलाइन का, लिथियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा
कम एल्कलाइन होगा, है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड is more, potassium hydroxide, rubidium hydroxide is more basic, और cesium hydroxide, ये सभी एल्कलाइन होंगे. और जितना नीचे उतरोगे एल्कलाइन नेचर इंक्रीज होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी. solubility will also increase of this hydroxides. ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा. समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ कहाँ पर समझ गए. और हाइड्रोजन क्यों निकलती है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना. लिथियम के साथ ध्यान रखना, लिथियम का रिएक्शन थोड़ा धीरे धीरे होगा, जेंटल रिएक्शन होगा. बाकी का जो रिएक्शन होता है वो एकदम एब्रप्ट रिएक्शन होता है ना, वॉलेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज दैट हाइड्रोजन इट कैचेस फायर, राइट. तो ये सब अपन ने देख लिया. तो वाटर से रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ alkaline solution and the liberation of hydrogen. अब इसके बाद जो अपन को देखना है वो है रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर. अब एयर से रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स आते हैं. एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है. तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है. ऑक्साइड फॉर्म होंगे अगर एल्कली मेटल जो हैं आपके, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. वो कैसे ऑक्साइड्स, किसमें ऑक्साइड्स के कुछ और फॉर्म भी है, वो भी फॉर्म होते हैं, है ना. तो मैं जनरल बता रहा हूँ, लिथियम तो है, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड. मोनोऑक्साइड का मतलब होता है वो एक ऑक्साइड आयन है अंशिका, इस पे -2 चार्ज है, सिंगल ऑक्सीजन एटम -2 चार्ज. एंड व्हाट इट्स फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, लिथियम पे +1 है, Li2O, राइट. अलविया, समझ में आया बेटा? Sodium forms peroxide, and what this peroxide will look like, peroxide is this, okay, O minus O minus, ठीक है, it is O2 2-, ठीक है. तो यहाँ पर Na2O2, या फिर आप ऐसे समझो Na+, O minus O minus Na+, ठीक है, दिस इज peroxide. हाँ, ऐसा अगर आप हीट करोगे तो peroxide will break and will form oxide, बट नेचुरली अगर रिएक्शन करोगे तो सोडियम peroxide बनाएगा. अगर आप हीट करके उसको ब्रेक करना चाहो तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड, ओके. रेस्ट ऑल will form superoxide. अब ये सुपर ऑक्साइड आयन क्या होगा? सुपर ऑक्साइड आयन O2- होता है, ठीक है, O2-. There are 2 oxygen atoms in a molecule in this ion with 1 negative charge, okay. So it will be like KO2 RbO2 या CSO2,
ठीक है, इस तरह से होगा, परऑक्साइड्स कहलाते हैं, ये सुपर ऑक्साइड्स कहलाते हैं, सॉरी। अगर आप हीट करोगे तो सुपर ऑक्साइड कैन, मैं ये कह रहा हूँ कि these metals will form only they naturally, if you allow them to react with oxygen they will form superoxide, but if you heat this superoxide they may form oxide। oxide तो सब बना सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन से क्या बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। रिएक्शन से सोडियम परऑक्साइड बना रहा है, फिर ये सब सुपर ऑक्साइड बना रहा है, लिथियम मोनोऑक्साइड बना रहा है। हाँ, ये भी मोनोऑक्साइड बना सकते थे, अगर हीट कर दोगे इनके सुपर ऑक्साइड्स परऑक्साइड को, वो टूट जाएंगे और वो आपके मोनोऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको लिख देता हूँ। इक्वेशन आप बैलेंस करके लिख सकते हो, ठीक है, राइट। इक्वेशन में जैसे Li है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है, लिथियम इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, ओके। हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक 4 लिथियम, so 2Li2O, okay, that is the formula of the monoxide। ठीक है, दूसरा सोडियम है, आपने सोडियम लिया, टेक 2 सोडियम एटम, टेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके, ऑक्सीजन each sodium atom is going to give 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन O माइनस O माइनस O2 माइनस बन जाएगा पेरोक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला इज गोइंग टू बी Na2O2, दिस इज पेरोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम अगर आप लेते हो, ठीक है, तो ये एक एटम एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देकर, ऑक्सीजन को इफ यू गिव 1 इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिकम O2 माइनस, O2 माइनस एंड मेटल प्लस, ठीक है, पोटेशियम प्लस, तो ये सुपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये मोनोऑक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड, राइट। तो ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, O2 माइनस है, O2 माइनस है, और एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज, दीज आर देयर चार्जेस, ओके, एंड दीज टू आर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, डायमैग्नेटिक, राइट। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और वो डायमैग्नेटिक है, तो वो डायमैग्नेटिक जो है आपका वो अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक से, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक कैरेक्टर तभी आता है जब वो अनपेयर्ड रहता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन ने निकाला था, देखा था पहले, है ना, ये पैरामैग्नेटिक है तो ये अट्रैक्शन होगा इसका, ठीक है, और एक कलर्ड भी होते हैं, राइट। Actually, this unpaired electron can get excited and it can fall back, and that's how it can release color. Okay, so these superoxides are paramagnetic and colored. Okay, एक इनकी और खासियत है सुपर ऑक्साइड्स की, दे आर यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर्स, ओके, ऑक्सीजन प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर। तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करके, अगर आप CO2 लेते हो तो ये बनाएंगे कि 2CO3 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो दे आर यूज्ड इन एयर प्यूरिफायर्स, ओके। समझ आ गया? आई होप इट इज क्लियर। बच्चों समझ में आ रहा है? अंशिका, अलविया, इज इट क्लियर? बताओ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन में क्या बनता है? जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन में, समवन आस्क यू इन अ जनरल वे, ऑक्सीजन से रिएक्शन से क्या बनेगा? ऑक्साइड। नाइट्रोजन से रिएक्शन पे क्या बनेगा? नाइट्राइड, नाइट्राइड फॉर्मेशन।
ओके, तो नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द नाइट्राइड? नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा N3 माइनस। ओके, नाइट्राइड का फॉर्मूला N3 माइनस होगा। ओके, N3 माइनस। ओके, नाइट्राइड एंड नाइट्राइड जो है आपके कैसे बनेंगे, है ना? इसमें ऐसा है कि नाइट्राइड में ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, केवल लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, दूसरे मेटल के नाइट्राइड जो है वो इतने स्टेबल नहीं होंगे, दे आर नॉट स्टेबल। तो Li3n नाइट्राइड फॉर्मूला sodium formula तो we can write, okay, but these are unstable. Okay, only lithium form nitrate. Only lithium form nitrate. Okay, sodium and potassium nitrates are unstable, right? Is it clear? Is it clear? So ये तो फिर अगर आपके alkali metal है, if you react them with air, what you can expect? You can expect oxides, but you can expect nitride only with one. Okay, अगर बोला है कि air से रिएक्शन पे नाइट्राइड फॉर्म हो गया है ना, तो कौन सा एल्कली मेटल है? सिर्फ एक एल्कली मेटल है, एंड दैट इज योर लिथियम, बिकॉज नाइट्राइड ओनली लिथियम कैन फॉर्म। नाइट्राइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आर अनस्टेबल। ओके, क्लियर? सो दे आर अनस्टेबल, सो ओनली लिथियम कैन फॉर्म नाइट्राइड। ऑक्साइड्स, हाँ, अगर ऑक्साइड बन रहा है देन ऑल्सो लिथियम। हाँ, बट इफ समवन से एयर से रिएक्शन पे आपका सुपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, परऑक्साइड बन गया, तो सुपर ऑक्साइड इट कैन बी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया सबको। अंशिका, अलविया, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको लिखते जाना, कोई बात हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है अलविया, ये नाइट्रोजन से केवल नाइट्राइट की स्टेबिलिटी ऐसे होती है, तो ये तो नीचे उतरते हुए क्या होता है कि बड़ा एटम होता है, तो फिर वो अनस्टेबल नाइट्राइट बनता है। ठीक है, तो सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइट फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना। और ये लिथियम का नॉर्मल बिहेवियर भी बाकी एलिमेंट्स नहीं करते। तो रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद एयर हो गया, ठीक है, और कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है, दूसरा रिएक्शन तो नहीं है, ठीक है, बट एक पॉइंट है आपका, दैट इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस, राइट?
अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एक्चुअली इट इज फॉर्म बाय कूलिंग। तो कूलिंग करोगे तो अमोनिया जो गैस होता है दैट विल टर्न टू लिक्विड, और एल्कली मेटल अगर उसमें पुट करते हो तो डिसॉल्व हो जाता है ना। और ये डिसॉल्व होने के बाद इसमें अपन देख सकते हैं कि इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सोल्यूशन। ठीक है, इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सोल्यूशन। दूसरी बात, ये पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तीसरी बात, इसमें इस सॉल्यूशन में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे आपने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम को अमोनिया में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और अमोनिया का कुछ मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, X+Y करके लिखता हूँ, इट कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ अमोनिया। अच्छा, सोडियम विल गिव इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फॉर्म Na+, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ X अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, और यहाँ पे Y अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये इसको सराउंड करके रहेंगे। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं आपके। एक्चुअल में होता क्या है, जैसा अपन ने हाइड्रेशन में देखा था, हाइड्रेशन में व्हाट वाज हैपनिंग, हाइड्रेशन में देयर वाज अ कैटायन, राइट, एंड द कैटायन वाज नॉट अलोन, इट वाज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। वाई, वाटर में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, सेम इज द केस हियर। ओके, यहाँ पर भी ये जो सोडियम है कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, ये इसको स्टेबल करेंगे एक्चुअली, एंड देयर कैन बी मोर अमोनिया मॉलिक्यूल्स, layer of ammonia molecules surrounding the sodium। ओके, इसको अपन कहते हैं अमोनिएटेड आयन। जैसे वो हाइड्रेटेड आयन था जिसमें वाटर थे, यहाँ पे अमोनिएटेड, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सॉल्यूशन मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो पता चल ही जाता है। जहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस एटम में और जिस आपके जिस भी एटम में, आयन में, ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन में, if there are unpaired electrons, it is going to show paramagnetic behavior, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। अमोनिएटेड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अकेला नहीं रहता, इट डजंट रिमेन अलोन आइसोलेटेड, ये भी अमोनिया से सराउंड हो जाता है। लेकिन अमोनिया का कौन सा एंड इलेक्ट्रॉन की तरफ रहेगा, H वाला, क्यों, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, और H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H वाला एंड जो है वो इसकी तरफ रहेगा। समझ आ गया? इज इट क्लियर बच्चों? अंशिका, अलविया? यस सर। ओके, और ये पैरामैग्नेटिक होंगे, कंडक्टिंग होंगे, कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। गुड कंडक्टर्स के होंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। दूसरी बात, क्योंकि these electron can move, okay, and they can help the electricity to conduct, and ions है यहाँ पे, कैटायन है और इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज, यहाँ पे मैंने x और यहाँ पे y कुछ नंबर होगा जनरल, वो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर
है ना, क्लियर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे, राइट, एंड they will continue to remain as it is. तो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होंगे, ब्लू कलर पैरामैग्नेटिक, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बातें देखनी है अपन को। और इससे, और दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स आल्सो। अपन ने अभी एल्काइंस के रिडक्शन में काम में लिया था, आपको याद होगा, अगर एल्काइन लेते हो आप, ठीक है, और दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें सोडियम का लिक्विड अमोनिया वाला सॉल्यूशन लेते हो या लिथियम का लिक्विड अमोनिया वाला सॉल्यूशन लेते हो, तो ये रिड्यूस हो जाती है एल्काइन, और आपको ट्रांस एल्कीन मिलती है ना, you end up with a trans alkene, and this reduction is known as Birch reduction. Birch reduction कहलाता है, समझ गए। यहाँ पे भी वही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे, और H जो है कहाँ से आया, वो अमोनिया से ले लेगा, अमोनिया से H ले लेगा, C माइनस H प्लस ले लेगा, तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, and we use them, where we use them, we use them in Birch reduction, right। अगर इनमें concentration बढ़ेगा, concentration मतलब सपोज आपका solution आ गया, you are putting more and more sodium into it, concentration increase होगा, तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, ये आपका डायमैग्नेटिक भी हो जाएंगे, राइट। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे दे विल बिकम ब्राउन एंड दे विल बिकम डायमैग्नेटिक। व्हाट कुड बी द रीजन? उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट इनटू द सॉल्यूशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग होने से क्या है कि वो डायमैग्नेटिक, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे ब्राउन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये अपन को जनरल फैक्ट है, ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे इट विल चेंज इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, इट विल चेंज इट्स कलर, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, को ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड करता हूँ क्लास, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। ओके।